हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज एकेडमी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम पार्ट 3 पे बात करेंगे, जो लैंडमार्क केसेस वगैरह हैं उसमें। तो आप रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, गवर्नर वर्सेस स्टेट, गवर्नमेंट क्लैशेस, जीएसटी कंपनसेशन डिस्प्यूट, सेंट्रल एजेंसी वर्सेस स्टेट्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्राइसिस, मणिपुर वायलेंस। इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड है, क्या? इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म। यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी के लिए फेडरलिज्म एंड स्टेट सेंटर रिलेशन सिर्फ एक स्टेटिक टॉपिक नहीं है। ये जीएस2 के फेवरेट एरिया में से आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, कमीशंस की रिपोर्ट, करंट अफेयर, इन तीनों को जोड़ना आपको आना चाहिए, जो आज हम इस वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब कुछ कवर करेंगे तो उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे, जैसे फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, एसआर बोमई और कुलदीप नायर केसेस, कैसे इन्होंने फेडरलिज्म को शेप किया, सरकारी एंड पंची कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्या रिकमेंडेशन दिए, और हर जगह लास्ट 2 ईयर के कुछ करंट अफेयर्स एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे आप डायरेक्टली मेंस में लिख सकते हो। तो एंड तक बने रहिए। लास्ट में हम ट्राई करेंगे एक तो आंसर फ्रेमवर्क करने का भी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियरिटी की बात करें, जो हमने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से देखा था, जो फाउंडेशन में हमने बात भी की थी। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म इज डिवाइडेड बिटवीन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूजली सेंट्रल एंड स्टेट। दोनों के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड स्पीयर्स होते हैं। अगर इंडिया को मेनली हमने देखा था, कहा भी था कि इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइसिस। ऐसा क्यों पढ़ा था हमने? क्योंकि फेडरल की फीचर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, रिजिड अमेंडमेंट प्रोड्यूसर की बात की गई थी, डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात की गई थी, जिसमें हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात की हमने, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की, और बाइकैमरलिज्म की बात की, राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। और यूनिटरी सेंट्रलाइजिंग फीचर्स में हमने देखा था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, पावरफुल सेंटर विद रेजिडुअरी पावर्स, आर्टिकल 249, 252, 353, 356 एक्सेट्रा, हमने ये सब पढ़ा था। इसी के साथ हमने पहले बात की थी ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसमें आईएएस, आईपीएस, जो सेंटर और स्टेट दोनों के कंट्रोल में आते हैं। पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, ये थ्योरी आप जानते हो। अब हम रीसेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे, उन सबको लिंक करेंगे। जैसे अगर हम बात करें जीएसटी कंपनसेशन एंड फिजिकल फेडरलिज्म की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में। जैसे हम बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन एंड फिजिकल फेडरलिज्म। कोविड के बाद और रीसेंट सालों में स्टेट ने बार बार बोला है कि जीएसटी कंपनसेशन टाइम पर नहीं आ रहा। उनकी फाइनेंस जो प्रेशर, जो मतलब अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्रेशर में है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मल्टीपल एडिटोरियल्स आए हैं ऑन अ फिजिकल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट ट्रस्ट एंड ग्रेटर रेवोल्यूशन के बारे में। अब एक मुद्दा चल भी रहा था और चल भी रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, ओपीएस एनपीएस के बारे में। कुछ स्टेट जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेने की बात की। सेंटर ने इस पर कंसर्न रेज किए। ये दिखाता है कि स्टेट पॉलिसी लेवल पर अलग रूट ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल इम्पैक्ट फिर भी सेंटर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड में हम सीबीईडीआई ईडी वर्सेस स्टेट कोरेसिव फेडरलिज्म डिबेट की बात की गई थी। जैसे कई ओपोजिशन रूल स्टेट्स ने सीबीआई को जनरल कंसेंट रिवोक किया, ईडी सीबीआई रेट्स को पॉलिटिकल मिसयूज बोला। न्यूज़पेपर ने भी इसको कोरेसिव फेडरलिज्म की बात की गई। ये एक अच्छा टर्म है, ये आपको पूछा भी जा सकता है, कोरेसिव फेडरलिज्म। तो इसमें एक डिबेट भी आया था न्यूज़पेपर में, कोरेसिव फेडरलिज्म वर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रेमवर्क में डिस्कस किया। तो जो आप पॉलिटी में फेडरलिज्म पढ़ रहे हो, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सारी करंट इशू
उसी का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन है। तो अब आते हैं हम कुछ बेसिक डॉक्ट्रिन पर, जहां से फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक केस की, वो सब आप जानते हैं इस केस के बारे में, जो केस था केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये 13 जज बेंच था, जो सबसे बड़ा बेंच इन सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री बोला जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें क्या मेन इशू था। तो क्वेश्चन था, क्या पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अनलिमिटेड तरीके से अमेंड कर सकती है, या कुछ ऐसे कोर फीचर हैं जो अनटचेबल हैं। तो जो इनकी जजमेंट आई, एक सिग्निफिकेंट जजमेंट आई, तो इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें बोला गया पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको अल्टर और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें इंक्लूड की। इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, एंड इम्पॉर्टेंटली फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन वो इंडिया का फेडरल फ्रेमवर्क कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकती। कि जो इंडिया का फेडरल फ्रेमवर्क है, जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा, उसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकती। आज जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म डिस्कस होता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एजेंसी, या स्टेट की पावर में कट, एडिटोरियल में एक लाइन जरूर आती है। ये आप उसमें कोट भी कर सकते हो, एनी स्टेप दैट डिस्टर्ब द बेसिक फेडरल बैलेंस मे बी टेस्टेड अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर doctrine. I can repeat again. Any step that disturb the basic federal balance may be tested against the basic structure doctrine. यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लीगल शील्ड, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक क्या है, लीगल शील्ड है जो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, एसआर बमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। अब ये केस में क्या था, अगर हम इसकी कुछ बैकग्राउंड की बात करें, तो 1980s और अर्ली 90s में सेंटर ने आर्टिकल 356 का काफ़ी मिसयूज़ किया। ओपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। कर्नाटका के जो फॉर्मर सीएम एसआर बोमई जी थे, ये केस एक इसका सिंबल बन गया। वो क्या था, तो इसमें की इशू क्या थे, अगर की इश्यूज़ की बात करें तो की इश्यूज़ क्या थे, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने का डिसीजन कंप्लीटली प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। नंबर 2, क्या कोर्ट इस डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के अंडर एग्जामिन कर सकती है। नंबर 3, क्या इस प्रोसेस में फेडरलिज्म हर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने की फाइंडिंग क्या दी, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी। तो फर्स्ट की अगर बात करें, फेडरलिज्म है पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब
मतलब क्या कहा गया की फाइंडिंग में, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब सेंटर अगर स्टेट की ऑटोनॉमी डिस्ट्रॉय करेगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया कि अगर सेंटर स्टेट के ऑटोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगा किसी भी एंगल से तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, उसका वायलेशन माना जाएगा। सेकंड क्या फाइंडिंग रही इसमें? इसमें फाइंडिंग रही आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट का डिसीजन अब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट देख सकता है कि क्या प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए रिलेवेंट मटेरियल था या नहीं, मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा प्रेसिडेंट रूल। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल। फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल मेजोरिटी का, जो मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी का सबसे सही टेस्ट है फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट राजभवन, नॉट गवर्नर्स रिपोर्ट। मतलब आप इसके ऊपर मेजोरिटी शो कीजिए, फ्लोर टेस्ट में पास हो जाइए और आप लगा सकते हैं। फोर्थ, इस केस ने सेकुलरिज्म को भी, जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर रीइंफोर्स किया, लेकिन हमारा फोकस यहाँ फेडरलिज्म पे रहेगा। ठीक है, अगर हम कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कुछ करंट अफेयर जो कनेक्ट होते हैं तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक ऐड कर सकते हैं, जो रीसेंट करंट अफेयर की बात करता हूँ तो ये 2022-23 के आसपास की चीज़ें रहेंगी जो आप मतलब पीछे का पूछा जाता है यूपीएससी में, तो हम उसमें बात करेंगे। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर सकते हैं कि आप इसको कोट कर सकते हो कि ये सब हुआ था। शिवसेना के स्प्लिट, सीएम चेंज, स्पीकर्स रोल, गवर्नर का रोल, सब पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। कोर्ट ने बार बार एम्फेसिस किया मेजोरिटी शुड आइडली बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। राइट, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपने देखा होगा बोमाई डॉक्ट्रिन इन एक्शन के रूप में डिस्क्राइब किया गया बार बार। सेकंड, अगर हम बात करें अदर स्टेट फ्लोर टेस्ट एंड डिफेक्शन की बात की गई, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एक्सेट्रा में भी रिसेंट ईयर में फ्लोर टेस्ट, डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के केस आए। हर बार प्रिंसिपल वही, हाउस के अंदर मेजोरिटी प्रूव करो। आप हाउस के अंदर मेजोरिटी प्रूव करो और आप ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप मेंस में लिख सकते हो, ये मेरी लाइन रहेंगी बट आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। द फ्लोर टेस्ट रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन द एसआर बोमाई कंटिन्यू टू गाइड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन द रीसेंट गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्राइसिस एंड सी इन द महाराष्ट्र केस 2022 this has strengthened Indian federalism by curbing the arbitrary dismissal of the state government। ये लाइन आपके आंसर को कंटेम्प्रेरी और केस लॉज बेस्ड बनाएगी, तो आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो उसमें। तो सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस आता है हमारा कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें क्या था, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है इसके लिए। इसमें इश्यूज क्या आई, लॉ चेंज हुआ, राज्यसभा के लिए कैंडिडेट को अब उस स्टेट का रेजिडेंस होना जरूरी नहीं है। मतलब पहले क्या है कि राज्यसभा का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको उसी स्टेट का होना चाहिए, बट अब क्या हुआ, जो लॉ चेंज हुआ था, राज्यसभा के लिए कैंडिडेट को अब स्टेट का रेजिडेंस होना जरूरी नहीं है। तो पेटिशनर्स बोले राज्यसभा तो काउंसिल ऑफ स्टेट है, अगर आउटसाइडर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन डायलूट हो जाएगी। तो कोर्ट ने इसके ऊपर क्या व्यू दिया, हम कोर्ट व्यू की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अमेंडमेंट वैलिड है,
हर चीज़ जो फेडरलिज्म से जुड़ी है नेसेसरली बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन नहीं बन सकती, लेकिन कोर्ट ने ये भी रिफॉर्म किया कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, राइट। तो इसमें अगर करंट अफेयर नोट्स में डालें तो क्या होगा, जब भी राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग नोटा या हॉर्स ट्रेडिंग की न्यूज़ आती है, एडिटोरियल ऑफन क्वेश्चंस वेदर राज्यसभा ट्रूली रिप्रेजेंट स्टेट्स। ऐसे आर्टिकल में कुलदीप नायर केस का रेफरेंस आता है। आंसर में आप इस केस का नाम ड्रॉप कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग केस। थर्ड केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963। ये केस बेसिक स्ट्रक्चर से पहले का है, बट इंडियन फेडरलिज्म का नेचर समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इशू क्या था, जो हम इसमें इश्यूज देखते हैं। सेंटर ने वेस्ट बंगाल की कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश की। दामोदर वैली रिलेटेड केस है ये। स्टेट ने बोला हम एक तरह से सॉवरेन स्टेट हैं, यूनियन हमारी मर्जी के बिना कैसे एक्वायर कर सकता है जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश की। तो ये केस कोर्ट गया। अब जजमेंट क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, not a mere league of state. State are not sovereign entity. They don't have right to secede. Parliament has power to change the state boundary. Right? इस केस से ये क्लियर होता है कि इंडियन फेडरलिज्म में स्ट्रॉन्ग सेंटर बिल्ट इन है। बाद में केशवानंद और बोमाई केसेस जो बन के आए, इन्होंने इंश्योर किया कि ये स्ट्रेंथ अब्यूज में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, इसको ऐड दिया उन्होंने कैसे ने। आप इस केस को इंट्रो या बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं जब इंडियन फेडरलिज्म को यूनिक डिस्क्राइब करना हो, राइट। तो अब एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है, व्हाई वी नीड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट। तो अब तक जो हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरल फ्रेमवर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और बोमाई जजमेंट के थ्रू फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में रोज देखते हैं जीएसटी कंपनसेशन डिस्प्यूट, गवर्नर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इवन दिल्ली आल्सो जो पहले गवर्नमेंट के साथ हुआ था, सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज लाइक मणिपुर वायलेंस काफ़ी हुआ। इन सब इशू को सिस्टमेटिकल समझने और इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम कमीशन और स्टेट रिलेशन बनाए गए। सबसे इम्पोर्टेंट दो थे, अगर हम बात करें कौन से, सरकारिया कमीशन और पंशी कमीशन। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं विद एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट और करंट अफेयर लिंकेज। तो सबसे पहले सरकारिया कमीशन की बात करते हैं। तो मैं सरकारिया कमीशन एससी से ही लिख रहा हूँ। तो 1980s के टाइम पे सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हुए थे। डिफरेंट पार्टीज इन पावर, आर्टिकल 356 का मिसयूज़ हुआ, गवर्नर कंट्रोवर्शियल रोल्स निकल कर आए। तो 1983 में गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमीशन बनाई टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन। कब बनाई थी? 1983 में, टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन। चेयरमैन थे हमारे एसआर सरकारिया जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट की 1988 में। इनका मैंडेट क्या था? मैंडेट की बात करें तो कुछ आर्ग्यूमेंट बिटवीन यूनियन और स्टेट को स्टडी करना था और कोऑपरेशन, बैलेंस, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सजेशन देने थे। तो इनके कुछ की रिकमेंडेशन थे जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। हम वही चीज़ें उठाएंगे, कुछ एक दो ही बहुत होंगे।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो आर्टिकल 356 की बात की गई, प्रेसिडेंट रूल की। इसको बोला गया दिस इज लास्ट रिसोर्ट ओनली। आर्टिकल 356 का यूज़ एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो, रूटीन में नहीं। पहले स्टेट को वार्निंग दी जाए, टाइम दिया जाए ताकि वो सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए ऑब्जेक्टिव मटेरियल होना चाहिए। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो बोमाई एंड करंट अफेयर से, अगर बोमाई केस से करना हो। बोमाई जजमेंट ने इन्हीं प्रिंसिपल को ऑलमोस्ट जुडिशियल एनफोर्स कर दिया। आज भी जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, एडिटोरियल लिखते हैं इन द स्पिरिट ऑफ द सरकारी एंड बोमाई, आर्टिकल 356 मस्ट रिमेन एज एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। सेकंड, तो इन्होंने गवर्नर्स रोल की बात की गई, तो वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, नॉट पॉलिटिकल एजेंट। सही। तो इन्होंने क्या कहा? द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट नॉन पार्टीशन पर्सन, आइडली एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हों, रूलिंग पार्टी के नेता को गवर्नर ना बनाया जाए, अपॉइंटमेंट के टाइम चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन रिकमेंडेड बताया, फ्रीक्वेंट आर्बिट्री रिमूवल अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी, बट हमें याद रखना है कि गवर्नर का जो रोल बनाया वो न्यूट्रल और नॉन पॉलिटिकल एजेंट के रूप में बताया गया। अगर हम बात करें कुछ करंट रिलेशंस के बारे में, तो तमिलनाडु, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल में गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आपने देखे होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ बिल डिले, स्पीच में पॉलिटिकल कमेंट्स एक्सेट्रा। ये आप अभी पीछे काफ़ी चला था। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बार बार कोट इनके जो वो कोट करते हैं, सरकारी कमीशन हैड वॉर्न अगेंस्ट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। ये लाइनें आपको उसमें एडिटोरियल्स में दिखती रहेगी। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, recent governor state tussle underscore that Sarkaria's recommendation on making the governor a neutral constitutional head remains only partially implemented. Right. थर्ड रिकमेंडेशन क्या थी? थर्ड रिकमेंडेशन इन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई। किसमें की बात की? आर्टिकल 263 एक्टिवेटेड। आर्टिकल 263 के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल का प्रोविज़न है, बट वो इनएक्टिवेट था। सरकार या कमीशन ने रेकमेंड किया इस काउंसिल को रेगुलरली मीट करना चाहिए फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, डिस्प्यूट रेजुलेशन एंड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बार बार वही वर्ड आ रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो अगर हम करंट अफेयर से इसको लिंक करें, तो आज डिस्कशन हो रहा है अबाउट रिवाइविंग इंटरस्टेट काउंसिल एंड यूजिंग नीति आयोग्स गवर्निंग काउंसिल एज अ फेडरल प्लेटफॉर्म। ये सब सरकारिया कमीशन के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विजन के बिल्कुल लाइन में है। राइट, आप इसको कोट कर सकते हो। मैं फोर्थ यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई। फाइनेंस कमीशन को मेन बॉडी रहना चाहिए टैक्स डेवल्यूशन के लिए। प्लानिंग कमीशन अब ख़त्म हो गया, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और फाइनेंस कमीशन के रोल को क्लियरली डेमोक्रेट करने की बात करी। तो आप इन सब जो हमने अभी चार चीज़ें की बात की, जैसे रिकमेंडेशन में थी जो चार चीज़ें, तो जैसे कौन कौन सी थी? प्रेसिडेंट रूल की बात की गई जो कि लास्ट रिजोर्ट बताया गया। गवर्नर रोल की बात की गई, न्यूट्रल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल एजेंट होना चाहिए। इंटरस्टेट काउंसिल को एक्टिवेट करें आर्टिकल 263 पे। और फाइनेंशियल रिलेशन की बात की। तो आप इन सबको ऐड करके दो लाइन बना सकते हो, लाइक सरकारी कमीशन लेड डाउन द क्लासिक ब्लूप्रिंट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, particularly in curbing the misuse of Article 356 of the Indian Constitution.
right? Depoliticizing the governor's office and institutionalizing consultation through the interstate council. तो आप ये लाइन को भी इसमें ऐड कर सकते हो, राइट? तो उसके बाद सरकारिया कमीशन के बाद एक और बैठा कमीशन जिसे हम बोलते हैं पंछी कमीशन। तो अब इसमें क्या था, इस कमीशन की बात करें तो ये कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन 2007-10 की बात है। तो इसकी बैकग्राउंड क्या थी, अगर थोड़ा सा हम बात करें, ये 2000 की बात है कि एंड तक कॉन्टेक्स्ट बदल चुका था एक, राइट? 2000 के एंड तक आते आते कॉन्टेक्स्ट जो बदल चुका था, क्या था, कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी, इकोनॉमिक लिबरलेशन के बाद नए इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, टेररिज्म, कम्युनल टेंशन, इंसर्जेंसी, ये सब चीज़ें बार बार सामने आ रही थी। तो 2007 में गवर्नमेंट ने एक नई कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन बनाई, जिनके चेयरमैन हमारे जस्टिस MM पुंशी साहब रहे। ये भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। रिपोर्ट सबमिट हुई 2010 में। तो की थीम या हम कैसे रिकमेंडेशन क्या थी इनकी भी कुछ दो तीन ही रिकमेंडेशन देखेंगे जो हमारे रिलेवेंट है। तो सबसे पहले एक रिकमेंडेशन की बात करते हैं। इन्होंने बात की आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356, क्लियर नॉर्म्स फॉर इंटरवेंशन। आर्टिकल 355 की बात करें, यूनियन की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पंछी कमीशन ने बोला इस ड्यूटी के नाम पर ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे आर्टिकल 355 ने उन्होंने बताया कि यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इस ड्यूटी के नाम पर ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप वहाँ की सरकार को ख़त्म करके अपना सेंट्रलाइजेशन ही कर रहे हो वहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 में एक्सट्रीम केसेस में की बात की गई। जो आर्टिकल 356 था सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में विद क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस थी, उनको जारी करना चाहिए। अगर हम कुछ वायलेंस की बात करें 2023 की, मणिपुर में 2023 में सीरियस एथनिक वायलेंस हुए। एडिटोरियल ने बड़ी डिबेट हुआ इस बात पे, शुड द सेंटर डू मोर अंडर आर्टिकल 355। क्या स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल किया, राइट? फेडरलिज्म का क्या रोल रहा? यहां पंछी कमीशन की बात क्लियर नॉर्म्स फॉर सेंटर इंटरवेंशन बहुत रिलेवेंट हो जाती है। तो आप इसको कोट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं इसको, तो आप बार बार इसको कोट कर सकते हो। सेकंड क्या थी इनकी रिकमेंडेशन, गवर्नर पे फिक्स टेन्योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, clear guidelines. They suggested a fixed tenure for 5 years for the governor to ensure stability, appointment, removal और functioning के लिए transparent norms होने चाहिए। Again, emphasis on impartiality of governor, मतलब गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए। फिक्स टेन्योर होगा, ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स होंगे, रिमूवल और फंक्शनिंग, ये सब अपॉइंटमेंट सब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक स्टेबिलिटी इंश्योर करता है ये, राइट? ये डायरेक्टली लिंक होता है आज के गवर्नर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से जो हम डेली न्यूज में देखते हैं, राइट? इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड इनका व्यू था, इन्होंने बोला 3 टायर फेडरलिज्म पे, जिसमें क्या किया गया, इन्होंने लोकल बॉडीज को भी
इंक्लूड किया। पंचिंग कमीशन ने कहा आज के ज़माने का फेडरलिज्म सिर्फ सेंटर स्टेट नहीं है, बल्कि यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज़ का 3 टायर स्ट्रक्चर है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को जो पावर मिले उन्हें सीरियस लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर करंट अफेयर से लिंक करें, 15 फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, और द हिंदू के आर्टिकल ऑन म्यूनसिपल फाइनेंस क्राइसिस, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म एटसेट्रा, ये सब शो करता है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किए बिना फेडरलिज्म इनकम्प्लीट है। मतलब लोकल बॉडीज़ को भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। राइट। एक फोर्थ और देख लेते हैं। तो 4th टाइप पे इन्होंने क्या कहा, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में बात की है। मतलब सेंट्रल एजेंसीज की एंड वो जो हम पहले पढ़ रहे थे, और इससे फेडरलिज्म डिबेट की बात की गई। डायरेक्ट रिकमेंडेशन टू क्लेरिफाई सेंट्रल स्टेट रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। आज जब स्टेट कहते हैं कि सीबीआई, ईडी का मिसयूज हो रहा है, और कुछ स्टेट सीबीआई का जर्नल कंसेंट रिवोक कर देते हैं, एडिटोरियल लैंग्वेज में ये डिबेट कोऑपरेटिव एंड कोरेसिव फेडरलिज्म के नाम से चलता है। राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, द पंचिंग कमीशंस concern about maintaining a fair balance in internal security and law and order issues has gained renewed relevance amid contemporary debates over the role of central agency in opposition ruled state. Right. तो अगर हम इसमें एक दो क्वेश्चन और बनाना चाहें तो आप आज इस आंसर का स्ट्रक्चर बना सकते हो। लाइक मैं एक नॉर्मल क्वेश्चंस लिखता हूँ। Critically examine how the Supreme Court and various commissions have shaped center-state relations इन इंडिया। आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप मतलब एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का। लाइक अगर हम इसमें लिखना चाहें, इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ क्वाजी फेडरल स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइसेस, रीसेंट डिस्प्यूट ओवर जीएसटी कंपनसेशन, governor state conflicts, and the central investigative agency have brought center state relation back into focus, highlighting the vital role of Supreme Court and the various commissions. हम मतलब ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, इसमें हम केसेस डाल सकते हैं। इसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बता सकते हैं, केशव भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फेडरल करेक्टर्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। राइट। SR बोमाई केसेस 1994 की बात कर सकते हैं, जिसमें फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें लिमिट किया गया, लिमिट ऑन आर्टिकल 356 फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। और कुछ करंट अफेयर आप इसमें ऐड कर सकते हो, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, कुलदीप नायर केस को भी आप कर सकते हो, जो हमने भी पढ़ा, जिसमें राज्यसभा फेडरलिज्म डिबेट की बात की गई। वेस्ट बंगाल और यूनियन 1963 केस आप ऐड कर सकते हो। राइट। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला, यूनियन ऑफ स्टेट, स्ट्रॉन्ग सेंटर। रोल ऑफ कमीशंस में आप सरकारी कमीशंस की बात कर सकते हो। एक छोटी सी हाईलाइट बता रहा हूँ, जिसमें आर्टिकल 356 एज द लास्ट रिसोर्ट। राइट। ऐसे आप इसको अपने तरीके से बना सकते हो। पंचिंग कमीशंस आप ऐड कर सकते हो 7 to 2010, उसमें क्लियर नॉर्म्स दिए गए आर्टिकल 355 और 356 पे। राइट। और क्रिटिकल एनालिसिस की बात किया तो इम्प्लीमेशन ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन इज अ पार्शियल। राइट। डिस्पाइट Supreme Court judgment, the governor office politicization and fiscal disputes continue.
Terms like coercive federalism used in the recent editorial show ongoing tensions, राइट। फिर आप कंक्लूजन में डाल सकते हो लाइक गोइंग फॉरवर्ड डीपनिंग कोऑपरेटिव एंड competitive federalism through the forms like interstate council and Niti Aayog governing council. In line with the spirit of these judgments and reports, the essential to maintain the delicate federal balance and says in the कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो आपके आंसर का जिसमें थ्योरी, केस लॉज, कमीशन, करंट अफेयर सब कवर करेगा, राइट। तो दोस्तों आज के इस डिटेल सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थ्रो केशव भारती केस जो हमने आज कवर किया, लैंडमार्क केसेस लाइक SR बोम्मई, कुलदीप नायर, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस इंडिया, सरकारी कमीशन, ये सब हमने और कुछ रीसेंट करंट अफेयर एग्जांपल्स भी देखे। तो आप एक ट्राई करना, आपका एक होमवर्क रहेगा, न्यूज़पेपर उठाना, कुछ उसमें लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई मैगजीन टाइप कुछ भी देखना, उसमें फेडरलिज्म, स्टेट सेंट्रल रिलेशन या गवर्नर सर्च करो, 2-3 आर्टिकल पढ़ो, उनसे 4-5 बुलेट पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ और एक लाइक 200 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हो, लाइक कोऑपरेटिव वर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया डिस्कस विद रीसेट एग्जांपल, ठीक है। तो आप एक मॉडल आंसर अपने तरीके से बना सकते हो आज की वीडियो के हिसाब से। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी के लिए ऐसे ही हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड पॉलिटी लेक्चर आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र रोज with Rose Academy. We don't just make you learn the syllabus, we make you think like a future officer. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another powerful topic for your UPSC journey. Thank you so much. Bye bye.